बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अराई कौम के बारे में मुकम्मल और तफसील से आपको बताने जा रहे हैं। अराई कौम मोहम्मद बिन कासम के साथ हिंदुस्तान आई थी। रवायात के मुताबिक जब राजा ताहिर ने मुसलमानों के जहाज़ों को लूट लिया और तमाम मुसाफिर ख़वातीन, मर्द और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे कैदियों की रिहाई और नुकसान की तलाफी के लिए खत लिखा, मगर राजा ताहिर ने उस खत का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। इस पर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने एक सिपा सालार मुज़ैल को 300 जंगजू मुजाहिदों के साथ सिंध रवाना किया। मुज़ैल ने मकरान के सूबादार अब्दुल्ला से 3000 सिपाहियों की मजीद कमक हासिल की और राजा ताहिर पर हमला कर दिया, मगर वो मैदान जंग में मारा गया। इस पर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 9 उम्र भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासम बिन अकील को खलीफा वक्त वलीद की मंजूरी से 12,000 मुजाहिदीन के साथ, जो शामी लश्कर पर मुश्तमिल थे, राजा ताहिर के मुकाबले के लिए रवाना किया। मोहम्मद बिन कासम 712 ईस्वी को शराज से रवाना हुआ। उसके साथ 6,000 पुरजोश मुजाहिदीन थे। इसके अलावा 6,000 शतर सवार और सामान उठाने के लिए 3,000 ऊंट थे। जब मोहम्मद बिन कासम मकरान से दीबल की तरफ बढ़ा तो उसके पास समुद्री रास्ते से फसील तोड़ने और पत्थर फेंकने के लिए 5 मंजनीक भी पहुंचा दी गई। मोहम्मद बिन कासम ने राजा ताहिर की राजधानी पर एक भरपूर और तूफानी हमला कर दिया। 3 दिन की जबरदस्त लड़ाई के बाद जून 712 में दीबल को फतह कर लिया गया और राजा ताहिर मैदान जंग में मारा गया। मोहम्मद बिन कासम एक अजीम जर्नैल और सिपा सालार था। उसकी फतवाहत का सिलसिला मुल्तान, बीकानेर और कश्मीर तक फैल गया। जब वो सिंध को फतह करके ऊच और मुल्तान की तरफ रवाना हुआ था तो उसका लश्कर 50,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था। मोहम्मद बिन कासम तकरीबन 3.25 साल तक हिंदुस्तान में रहा। जब पहले हज्जाज बिन यूसुफ और बाद खलीफा वलीद इंतकाल कर गए और वलीद की जगह उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मालिक खलीफा बना तो उसने 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासम को वापस बुलाकर कत्ल करा दिया। इस अजीम सिपा सालार का मज़ार दमिश्क में है। कौम अराई का ताल्लुक इस अरब नस्ल से है जिसने अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासम के ज़ेरे कमान सिंध को फतह किया था। कौम अराई का मोरसे आला शेख सलीम अंसारी था, जिसने करबला के बाद शाम की तरफ हिजरत की थी और दरियाए फरात के किनारे गल्लाबानी का पेशा अख्तियार कर लिया था। इस गल्लाबानी के वजह से ये शख्स सलीम अल-राही के नाम से मशहूर हो गया। इसका बेटा शेख हबीब एक अजीम इंसान और बुजुर्ग कामिल था। शेख हबीब बिन सलीम अल-राही दरियाए फरात के किनारे बकरियां चराया करते थे। उन्होंने जलील अल कदर सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से फैज़ हासिल किया था। इस तरह शेख हबीब का दर्जा ताबी का है। मोहम्मद बिन कासम के साथ शेख हलीम बिन हबीब भी फतवाहत सिंध में शामिल था। जब मोहम्मद बिन कासम को शहीद कर दिया तो खलीफा ने मोहम्मद बिन कासम के लश्कर को शाही फरमान भेजा, जहां चाहे मजदूरी करो और जमीन काश्त करके गुजारा करो, शाम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इस पर इन लोगों ने मुख्तलिफ पेशे ज़राअत, गल्लाबानी वगैरह अख्तियार कर ली। गल्लाबानी की वजह से उन्हें अराई कहा जाने लगा। यह लफ्ज़ बादिज़ा अराइन हो गया। चूँकि पंजाबी में आइन की अदायगी का इल्तिज़ाम नहीं किया जाता, इसलिए यह लफ्ज़ अराई बन गया। फरिश्ता ने अपनी तारीख में लफ्ज़ राई और बाद के मरखों ने राई लिखा है। ऐदे अंग्रेजी में मुरतब किए गए गज़ट्स में राई या अराई लिखा गया है, जबकि उनको आले सलीम या सलीमी कहना और लिखना ज्यादा बेहतर होता। सुल्तान महमूद गजनवी के हमले के वक़्त यह कौम मुल्तान के गिरदोनवा में आबाद थी और शहाबुद्दीन गौरी ने जब पृथ्वी राय राज चौहान पर हमला किया तो अराइन नौजवानों ने बढ़ चढ़कर जंगी खिदमात सरअंजाम दी। इसके सिलसिले में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इस कौम को दरियाए सरसूती के गिरदोनवा में बहुत ज्यादा जागीरें अता की
اور یہ قوم مکمل طور پر ایک آزاد پیشہ قوم بن گئی۔ پہلے یہ قوم دو شاخوں میں تقسیم ہوگی، ایک ملتانی جس کا جد امجد شیخ باقر تھا اور دوسری سرسا وال جس کا مورث اعلیٰ شیخ اکبر تھا۔ سرسا وال کو کوابی بھی کہا جاتا تھا۔ دوسری روایات کے مطابق صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب عراقی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے برصغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی زبان میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف خے کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا اور لفظ عراقی وقت کے ساتھ ساتھ ارائی، پھر ارائی اور بالآخر ارائی بن گیا۔ تقسیم ہند سے قبل کی مردم شماری جو کہ 1941 میں ہوئی تھی، اس کے مطابق ارائی قوم پنجاب کے کم و بیش ہر ضلع میں مالکان اراضی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ ریاستہائے بہاولپور، کپورتھلا، پٹیالہ، ماریل کوتلا اور صوبہ سندھ کے بالائی حصے میں اس قوم کو مالکان اراضی ہی تصور کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ کو دستیاب ہو سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔